हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में यूपी एपीओ के प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 73 तक बता दिया था। आज हम 74 से स्टार्ट करेंगे। तो पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा को निरसित कर दिया गया है? तो धारा 38 से लेकर 41 तक निरसित कर दिया गया है। ठीक है, तो धारा 38 से 31 तक। तो 38 से 41 तक में कौन सी धारा आती है? धारा 35 आती है। इसको निरसित कर दिया गया। फिर आता है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्ति अधीन है। यह है अनुच्छेद 311 के खड़े। ठीक, अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्न के द्वारा लिखित रूप से ऐसा करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई: जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उप पुलिस निरीक्षक द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो इसका सही आंसर है पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की राज्य सरकार को प्राप्ति है? तो देखिए, मैंने आपको सेक्शन 15 बताया था जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा सकती है। इसके सारे वीडियो मैंने डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे पुलिस अध्याय 6 में, घुड़सवार पुलिस 8 में, ग्राम पुलिस 9 में और इन्वेस्टिगेशन 10 में। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चैप्टर 11 में है, 10 में नहीं है, बाकी सारे सही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण करता है। तो 3 माह में एक बार निरीक्षण करता है पैरा 170 के अनुसार। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोह पंजी गैंग रजिस्टर से संबंधित है? तो पैरा 253 गिरोह पंजीकरण गैंग रजिस्टर से संबंधित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने पैरा और यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट के दोनों के वीडियो कंप्लीट बनाया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर आता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, जैसे इसमें क्या है, सेक्शन 272। सेक्शन 272 जो है वो है न्यायालय की भाषा। ठीक, 2D ये है कंप्लेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें जो 257 है, ठीक है, 257 के सामने लिखा है अभियोजन वापस लिया जाना। तो 272 में न्यायालय की भाषा है, 2D में कंप्लेंट मतलब परिवाद है, 321 में अभियोजन का वापस लेना है और 257 में परिवाद का वापस लेना। ये CRPC से रिलेटेड है और CRPC का मैंने आपको सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? ये किस वाद में कहा गया? तो ये कहा गया विजय मनोहर अरबट बनाम काशीराव राजाराम। बहुत इंपॉर्टेंट वाद है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय है? तो समनीय अपराध कौन कौन से? तो देखिए, धारा 320 अपराधों का समन का प्रावधान करती है, ठीक है, और जो इसमें सेक्शन 390 है ये समनीय बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये गंभीर अपराध है, अपराधों का समन बिना न्यायालय की अनुज्ञा के या न्यायालय की अनुज्ञा के साथ अपराध पीड़ित व्यक्ति के साथ ही किया जाता है। ठीक, अब इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधानों को पुनः परिवर्तित किया गया? तो देखिए, धारा 438 जो है वो गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश है, जिसको एंट्री सेपेक्टरी बेल करते हैं, सेक्शन 438। और ये उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश में पुनः परिवर्तित किया गया। अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2019 धारा 438 के प्रावधान जो कि अजमानती अपराध
के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का प्रावधान करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको संशोधन भी बताया है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ का के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो 376 घ का जो है ये हमारा किससे है, ये अपराध है आपका रेप से संबंधित, ठीक है। तो ये कितने माह के भीतर हो जाएगा, ये जो हमारा है 2 माह के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए इन मामलों में। दंड प्रक्रिया की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना को शामिल किया गया था। तो 357A में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 2009 का 5 की धारा 28 द्वारा ये अंतर स्थापित किया गया। कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति या अन्य कथन को दर्ज कराने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए विकल्पित है। तो ये कौन सी धारा है, धारा 463। कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हो कि हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है। ये दी गई है 160 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, CRPC। कारावास का अधिकतम दंडादेश जो संक्षिप्त विचारण में दिया जा सकता है 3 माह का। सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है धारा 9 के 1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थापित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में किस धारा में विरचित किए जाते हैं। तो ये देखिए चैप्टर 9 है, धारा 238 से 250। इसमें जो है ये चीज़, कौन सा ट्रायल हमने आपको बताया था, इसमें हमने आपको बताया था जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार संस्थित मामले हैं। अब आता है, यदि कोई स्त्री जिसे मृत्युदंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार है किसको। ये अधिकार है हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए गिना ना जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित है। तो धारा 134 ये कहती है कि साक्ष्य को तौला जाए गिना ना जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निरसित की गई। तो ये धारा, ये रिपीलिंग एक्ट 1938 है, इसको निरसित कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमको सुमेलित करना है। जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, फैक्ट विच शो द प्रिपरेशन ऑफ फैक्ट इन इशू। तो ये हमारा है धारा 8। तथ्य जो विवादक की तथ्य के परिणाम है, बी वाला, ये हमारा धारा 7। जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं वो हमारा कौन सा है, धारा 6 रजिस्टे। सुसंगत तथ्यों की व्याख्या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य। अब ये कौन सा बचा, धारा 9। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है किस सेक्शन में किया गया है। तो ये किया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 110 में किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति पुनः ताजा करने से संबंधित है। तो ये धारा 159 है। पति पत्नी के विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति है। सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से पति पत्नी के बीच वाद में, पति पत्नी के बीच अभियोजन में, सभी में। अब आता है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है। किसी शिशु के धर्मत्व होने की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 से अधिशासित है। ठीक। एक विधिमान्य विवाह के दौरान पैदा हुए शिशु के धर्मज के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। ये दोनों
कथन जो है वो सही हो। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। ये किस सेक्शन में दिया गया? तो देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमारा धारा 102 के अंतर्गत दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 100 के आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।